हेलो। हाँ बच्चे, मेरी आवाज आ रही है? बच्चे, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हेलो। सर। क्लियर? विजिबिलिटी क्लियर है? हेलो। बच्चे, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। विजिबिलिटी क्लियर है? हाँ। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में मैं आपको क्या पढ़ा रहा था? वो सर लिपिड के टेरोल बारे में का जो पढ़ा। टेरोल टेरोल हो रहा था। और लिपिड का लास्ट है डेरिवेटिव्स। लिपिड हम पढ़ रहे थे, और डेरिवेटिव्स लिपिड में हमको पढ़ना है। तो वो सर ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप है ना, टेरोल और टेरॉन, वो हो गया था। क्या बच्चे? वो सर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप से जो दो भाग है ना, टेरोल और टेरॉन, वो हो गया था। हाँ, तो क्या हुआ उसमें? बच्चे, आपकी आवाज अचानक से गायब हो गई है। मैं बोल रहा हूँ कि स्टेरॉल जो है उसमें कोई डाउट है आपको? नहीं सर। तो फिर बोल क्या रहे हो आप? मैंने वो सारा फिनिश कर दिया था, उसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है। लास्ट करेक्ट कैटेगरी है आपका कैरेटिनॉइड, जो है जो डेरिवेटिव्स लिपिड के अंदर आ रहा है। ज्यादा कुछ नहीं जानना हमको कैरेटिनॉइड्स के बारे में, इतना जानना लिपिड्स। ठीक है। एक्चुअली these are the polymer of आइसोप्रीन यूनिट्स। आइसोप्रीन यूनिट्स के पॉलीमर है कैरेटिनॉइड्स। ठीक है। बहुत कुछ जानना नहीं है। कैरेटिनॉइड्स आप जानते हो कि ये कैरेटिनॉइड्स बेसिकली आपके हायर प्लांट में पिगमेंट है। ठीक है। दीज आर ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स which have various function instead of only light absorption. ठीक है। कैरेटिनॉइड has various other function. तो यहाँ से आगे सर। बढ़ते हैं। अब आपको पढ़ना है प्रोटीन्स के बारे में। सर। हाँ बोलो। सर वो पॉलीमर ऑफ क्या लिखा है? आइसोप्रीन, ISOPRENE, आइसोप्रीन यूनिट। ओके सर। कैरेटिनॉइड के बारे में आप जब फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे तो वहां पे इनफ डेटा दे दिया जाएगा। अभी यहाँ पे जो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड के बाद है, वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन्स जो है आपकी स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती है बॉडी के अंदर। ठीक है। हाँ सर। दिस इज द मोस्ट डाइवर्स
एलिमेंट इन लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड के अंदर जो प्रोटीन है, दिस इज द मोस्ट डाइवर्स एलिमेंट, ठीक है। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इसके पहले जो आपने बायोमॉलिक्यूल्स पढ़े उसमें सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन नहीं था। इसमें आपको क्या बचे? नाइट्रोजन नहीं था उसमें। हाँ, नाइट्रोजन नहीं था। यहाँ पे आपको नाइट्रोजन भी मिलेगा, साथ में भी सल्फर, आयरन, समटाइम्स आयोडीन, इस तरह के एलिमेंट्स भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स के अंदर सल्फर, आयोडीन, आयरन, इस तरह के एलिमेंट्स भी मिल सकते हैं। या आप एक काम करो, CHON, इसको S को ऊपर ले लो एंड S, ये सल्फर को ऊपर ले लो, ठीक है। हालांकि कमी प्रेजेंट होता है बट स्टिल, और यहाँ पे लिख दो फास्फोरस, ठीक है। समटाइम फास्फोप्रोटीन्स होती हैं लाइक केसीन, केसीन का तो नाम सुना ही होगा ना, मिल्क प्रोटीन, ठीक है। हाँ सर। मिल्क प्रोटीन जिसके अंदर बेसिकली केसीन, जिसके अंदर फास्फोरस अटैच होता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर दूं? हाँ सर। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स थे, कार्बोहाइड्रेट्स में आपने देखा कि जो पॉलीसैकेराइड्स हैं वो मोनोसैकेराइड से बनी होती हैं, ठीक है। वैसे ही जो प्रोटीन्स है बेसिकली अमाइनो एसिड से बना है। मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, ठीक है। अब ये जो अमाइनो एसिड्स है, ये जो अमाइनो एसिड्स है इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अमाइनो एसिड्स आपकी दो टाइप की होती है। कौन कौन सी दो टाइप की होती है आपकी? एक होती है नॉन एसेंशियल, एक मिनट देख देता हूं जरा क्राइटेरिया। हाँ, ये अभी क्लासिफिकेशन रहने देते हैं, मेन ये यहाँ पे नहीं, ठीक है। यहाँ पे जरा सा लिखना नॉन प्रोटीन फॉर्मिंग, ऐसी अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करते, ठीक है। और दूसरा कैटेगरी है प्रोटीन फॉर्मिंग, प्रोटीन फॉर्मिंग अमाइनो एसिड्स, ठीक है। नॉन प्रोटीन फॉर्मिंग अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन फॉर्मिंग अमाइनो एसिड्स। तो जो नॉन प्रोटीन फॉर्मिंग अमाइनो एसिड्स है, या आपको यहीं पे मैं बता दूं कि अमाइनो एसिड्स आपकी अप्रोक्सीमेटली 400 टाइप्स की अमाइनो एसिड्स अब तक, टाइप्स मत देखो, अप्रोक्सीमेटली 400 अमाइनो एसिड्स आइडेंटिफाई हो चुकी है, ठीक है। जिसमें दो कैटेगरी में मिलेंगे आपको, नॉन प्रोटीन फॉर्मिंग और प्रोटीन फॉर्मिंग अमाइनो एसिड्स, ठीक है। हमें नॉन प्रोटीन फॉर्मिंग अमाइनो एसिड्स के बारे में बात नहीं करनी है, हमको बात करनी है प्रोटीन फॉर्मिंग अमाइनो एसिड्स के बारे में, ठीक है। एग्जाम्पल मैं जरूर दे दूंगा आपको नॉन प्रोटीन फॉर्मिंग एसिड्स का। नाम बता सकते हो का अगर आपको पता हो तो? जैसे आपने सुना होगा सिट्रुलिन के बारे में, सुना है? नहीं सर। नहीं सुना। सिट्रुलिन एक आपकी नॉन प्रोटीन फॉर्मिंग अमाइनो एसिड है। इसी तरह से सर वो नॉन प्रोटीन फॉर्मिंग अमाइनो एसिड तो फिर करता क्या है, वो बॉडी में पाया जाता है?
हाँ, बॉडी में पाया जाता है। आप अगर आपके सिलेबस में अभी नहीं है, बट अगर आप एमबीबीएस में एडमिशन लेते हो या हायर क्लासेस में जाओगे, ग्रेजुएशन करोगे, तो एक आप कोरी साइकिल पढ़ोगे। कोरी साइकिल यूरिया साइकिल से रिलेटेड है एक्चुअली। तो वहां पे अभी मैं नाम लिखाता हूँ। तो वहां पे बेसिकली जो है क्या कहते हैं, कुछ अमीनो एसिड्स के नाम पढ़ोगे जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं करते पर बॉडी में प्रेजेंट है। ढेर सारी पेप्टाइड्स बनती हैं, ठीक है, ओके डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड्स, वहां पे वो ओके फॉर्मेशन करता है, ओके प्रोटीन नहीं बनता है। ऑर्निथिन एक है, ऑर्निथिन। तो ये हो गई नॉन प्रोटीन फॉर्मिंग एमाइनो एसिड्स, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन फॉर्मिंग एमाइनो एसिड्स हमको पढ़नी है, जो कि होती है 20 टाइप्स की, ठीक है। और इन 20 टाइप्स में दो टाइप फर्दर आप इनको क्लासिफाई कर सकते हो, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। मतलब जो प्रोटीन है, मतलब प्रोटीन फार्मिंग एमाइनो एसिड्स हैं, वो सिर्फ 20 टाइप्स की ही है आपको, या 20 ही है, आप ये बोल सकते हैं कि उनका जो नंबर है वो कितना है, 20। अब इन 20 में से दो कैटेगरी आपको मिलेंगी, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। तो जो प्रोटीन फार्मिंग एमाइनो एसिड्स मैंने बोला कि ये दो कैटेगरी के हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। अब एसेंशियल नॉन एसेंशियल का क्राइटेरिया मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के मैं नाम बता देता हूँ कुछ। ट्रिप्टोफैन, जिसको सिंगल लेटर वर्ड में डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, थ्रियोनिन, valine and phenylalanine, phenylalanine। तो आर्जिनिन होगा? नहीं, आर्जिनिन नहीं है बच्चे। आर्जिनिन आपका सेमी एसेंशियल में आता है, ओके ठीक है। अभी आपको मैंने 8 जो लिखाए हैं, ये हाँ हर जगह आपको एसेंशियल क्राइटेरिया में मिलेंगे।
जबकि जो आर्जिनिन है वो आपको सिर्फ इनफैंट में मिलेगा एसेंशियल, बाकी जगह पे एसेंशियल नहीं मिलेगा। ठीक है। हाँ चाहे तो लिख लो चाहे यहाँ पे आर्जिनिन एंड हिस्टिडाइन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडाइन, ये आपके नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। बाकी नॉन एसेंशियल में रिमेनिंग है लाइक ग्लाइसिन, एलेनिन, सिस्टीन, सेरीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्ट्राजीन, ग्लूटामीन, ग्लूटामीन, प्रोलीन एंड टायरोसिन, ये आपके नॉन एसेंशियल। कॉपी कर लिया हो तो आगे बढ़ जाए। तो 1 मिनट। हो गया। हाँ सर। तो मैं बात कर रहा हूँ एमाइनो एसिड्स के बारे में। अब आते हैं कुछ देखते हैं एमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर को। जो एमाइनो एसिड है बेसिकली इनका जो जनरल फार्मूला है वो है, या आप इस तरह से लिख सकते हैं अमाइनो एसिड इज सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है मतलब कि जो मीथेन है वो ये होता है जिसकी चारों वैलेंसी, कार्बन की चारों वैलेंसी किसने ऑक्युपाई कर रखी है, हाइड्रोजन। अब इसमें से तीन बेसिकली तीन ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा, सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन बाय वेरियस ग्रुप्स, वेरियस अदर ग्रुप्स। तो यह आपका जो है एक तरफ लग जाएगा कार्बोक्सिल ग्रुप
हाइड्रोजन को रिप्लेस करके दूसरा तरफ लग जाएगा आपका अमाइनो ग्रुप, तीसरी तरफ आपका एल्काइल ग्रुप लग जाएगा और एक हाइड्रोजन बचा रहता है। तो ये आपका, ये जो आपको दिख रहा है CH3CH2R, ये दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला है। अब आप केमिस्ट्री पढ़े हो तो आपको ये पता है कि जो कार्बन है दिस इज द अल्फा कार्बन, ठीक है, एंड इसके चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, तो ऐसे कार्बन को क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन, किरान कार्बन या कायरल कार्बन, जो भी आप बोलते हो, ठीक है। हाँ इसके सारे ग्रुप डिफरेंट है, इसकी वजह से ये जो सी अल्फा है इसमें चारों ग्रुप जो है वो डिफरेंट लगे हैं, तो ये कार्बन कायरल कार्बन कहलाएगा। और ऐसा कार्बन जिसमें सारे ग्रुप डिफरेंट होते हैं, इट हैज एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, तो ये बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ये कैसा होता है? ऑप्टिकली कायरल एक्टिव, कार्बन कैसा होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। एक्टिव। दैट मींस कि यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रोल प्ले करेगी, ठीक है। अब ये हो सकता है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो या लीवो रोटेटरी हो। बात समझ में आ रहा है कि कायरल कार्बन होने की वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा जो अमाइनो एसिड है। अब वो डिपेंड करता है कि डेक्स्ट्रो हो या लीवो। तो बेसिकली जितने भी ऑल naturally occurring amino acids हैं, naturally occurring amino acids वो है L amino acids, levo rotate कर सकते हैं L amino। They have ability to rotate the plane polarized light in left direction, ठीक है। L amino acids इसको जरा सा और ठीक से लिखो, L amino acids। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो R ग्रुप है, जो एल्काइल ग्रुप है, बेसिकली R ग्रुप कौन सा है? एल्काइल ग्रुप। बाकी किसी मतलब अमाइनो एसिड्स के जनरल स्ट्रक्चर को अगर आप देखते हो तो किसी और ग्रुप में कोई वेरिएशन पॉसिबल नहीं है एक्सेप्ट एल्काइल ग्रुप। जो भी वेरिएशन आएगा वो किस ग्रुप में आएगा? एल्काइल ग्रुप में आएगा। तो आप इसको वेरिएबल ग्रुप भी बोल सकते हो, वेरिएबल ग्रुप। बेस्ड ऑन दिस ग्रुप, इस ग्रुप के बेस पे अमाइनो एसिड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस आर ग्रुप के, ठीक है, अमाइनो एसिड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप की आपको अमाइनो एसिड्स देखने को मिलेंगी। अब इन्हीं के बारे में बात करते हैं। कॉपी करो।
कुछ लिख लेते हैं इस तरह के अमाइनो एसिड्स लाइक एलिफैटिक अमाइनो एसिड, एलिफैटिक अमाइनो एसिड्स, उसमें है आपका ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, इसी तरह से एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स आपके अमाइनो एसिड में आपके सॉरी एरोमेटिक में ट्रिप्टोफान, फिनाइल एल्निन, टायरोसिन, these are aromatic amino acids. कुछ एसिडिक अमाइनो एसिड्स हैं, एसिडिक अमाइनो एसिड्स लाइक aspartic acid glutamic acid, and glutamic acid. इसी तरह से कुछ आपकी बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं लाइक लाइसिन, arginine, आर्जिनिन। कॉपी करो फटाफट। कुछ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं आपकी सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स में आपका सिस्टीन, मेथियोनिन, ठीक है। इसी तरह से हाइड्रोक्सी ग्रुप, ऐसी अमाइनो एसिड्स जहां पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट, हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड, तो उसमें है आपका सेरीन, थ्रियोनिन एंड टायरोसिन। टायरोसिन में एरोमेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहलिक ग्रुप, एक और इम्पोर्टेंट है हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स, ऐसी अमाइनो एसिड्स जहां पे जो रिंग है उसमें एक से अधिक टाइप के एटम पाए जाए, एक से अधिक टाइप के एटम पाए जाए, उसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स, तो हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स आपके हैं लाइक हिस्टिडीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, ये इरेज कर दूं? हाँ सर।
अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज या जनरल कैरेक्टरिस्टिक। जनरल कैरेक्टरिस्टिक उसमें से पहली, जनरली ऑल नेचुरली occurring amino acids, generally all naturally occurring amino acids are levo-rotated, पहले भी लिखा चुका हूँ, levo-rotatory या L amino acids, except सिर्फ एक को छोड़ के, कौन सी? Glycine. Glycine is the simplest amino acid. This is simplest amino acid. क्यों? ये है स्ट्रक्चर ग्लाइसिन का, हाइड्रोजन CH2NH2COOH। इधर इधर NH2 लगा देगा। यहाँ पे जो अल्कली ग्रुप है R, वो H है यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। जो R ग्रुप है बेसिकली केस ऑफ ग्लाइसिन, जो R ग्रुप है वो क्या है? हाइड्रोजन है। This is not a hydrocarbon chain actually. This is hydrogen only in case of glycine. तो glycine actually chiral, यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है ये, in case of glycine this is not chiral, ये chiral नहीं है, और अगर ये chiral नहीं है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा तो आप लीवो और डेक्स्ट्रो को पॉली दे सकते हो। Second, physical and chemical properties of amino acid. Of amino acids depends on किस चीज पे? अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। carboxylic group and alkyl chain. जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है अमाइनो एसिड्स की, इन्हीं तीनों पे डिपेंड करती है, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड alkyl chain या हाइड्रोकार्बन चेन पे। Based on number of amino or COOH groups, इनके बेस पे, based on number of amino or carboxylic group, amino acids टू टाइप्स may be acidic, और बेसिक। basic
और न्यूट्रल। बेसिक न्यूट्रल। अब आपके पास एग्जाम्पल है एसिडिक बेसिक के, लिख लो। न्यूट्रल में जैसे ग्लाइसिन, ठीक है। हाँ। एसिडिक का एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, बेसिक का एस्प्राजीन एंड ग्लूटामिन, सॉरी लाइसिन एंड आर्जिनिन, लाइसिन एंड न्यूट्रल वैलिन होगा तो क्या बच्चे? सर न्यूट्रल वैलिन होगा तो वैलिन न्यूट्रल में क्या होगा? वैलिन हाँ, वो भी हो जाएगा। ऐसा कोई भी जहां पे सिर्फ एक CW ग्रुप प्रेजेंट है, एक एमाइनो ग्रुप, उसको आप न्यूट्रल बोल सकते हो। और चाहे सिस्टीन हो, चाहे सेरीन हो, चाहे जो हो, ठीक है। अब आते हैं एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब आप सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो अमाइनो एसिड, ठीक है, अमाइनो एसिड इन सॉल्यूशन। जब आप सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो अमाइनो एसिड का, तो यहाँ पे अमाइनो एसिड डिफरेंट स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स आयनाइजेबल ग्रुप अमाइनो एंड CWH, ठीक है। आप ये बोल सकते हो कि अमाइनो एसिड shows peculiar characteristic, peculiar characteristics शो करता है, इसकी वजह से because of its ionizable group, because of its ionizable group। कौन कौन से? कार्बोक्सिलिक एंड अमाइनो एंड NH2COO। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, CWH। ये जो आयनाइजेबल ग्रुप है अमाइनो एसिड में, उनकी वजह से अमाइनो एसिड क्या करता है? पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। हाँ सर। और उस पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है उसकी बात करते हैं। Change in structure according to different pH। एक ही अमाइनो एसिड अगर डिफरेंट pH के सॉल्यूशन में देखोगे तो वो अपना स्ट्रक्चर क्या कर देगा? चेंज कर देगा। चेंज कर देगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि एक ही अमाइनो एसिड है, अगर उसको सॉल्यूशन में डिफरेंट pH के सॉल्यूशन में बेसिकली देखोगे तो उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा। एंड वो जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है स्ट्रक्चर चेंज करने की, इट इज बिकॉज ऑफ देयर आयनाइजेबल ग्रुप, ठीक है, आयनाइजेबल ग्रुप। ये जो आयनाइजेबल ग्रुप है, इनकी वजह से वो बेसिकली अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट pH।
ये आपने कॉपी कर लिया तो थोड़ा पर इरेज करना चाहूंगा। हाँ सर, कॉपी हो गया। ये कैटायनिक फॉर्म अमाइनो एसिड का ये क्या है, कैटायन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। कैटायनिक। ठीक है, मतलब कि अगर आपका, मैं ये बना दूं एक स्केल जहां पे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, जब लेफ्ट टू राइट तो पीएच आपका इंक्रीज होगा। मतलब यहाँ पे आप बोलो कि 0 पीएच है, थोड़ा सा और पीछे करो, यहाँ पे आप 0 पीएच आप दिखा सकते हो और यहाँ पे आप इसको 14 पीएच दिखा सकते हो। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, यहाँ पे क्या है, इस स्टेज पे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है कि नहीं, एसिडिक है इस जगह पे। यहाँ पे कहीं जाके न्यूट्रल होगा, मतलब 7 होगा और ये आपका 14। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे एसिडिक कंडीशन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा, मतलब कि अगर यहाँ पे मैं से फिगर बनाऊं तो इस जगह पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा है, ढेर सारे प्रोटॉन्स। और अगर ढेर सारे प्रोटॉन्स है तो ये आयनाइज तो नहीं होने देगा इसको, ये कर क्या देगा अमाइनो एसिड का, प्रोटोनेशन। अमाइनो एसिड का ये कर देगा प्रोटोनेशन, क्योंकि अमाइनो एसिड आयनाइज तो नहीं होंगे। आयनाइज होने का मतलब है कि एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन में जाना, जबकि उसके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन, तो ये कभी भी उस तरह की रिएक्शन को फेवर नहीं करेगा, वो करेगा प्रोटोनेशन। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे करके प्रोटॉन्स के नंबर कम होंगे, प्रोटॉन्स के नंबर कम होते चले जाएंगे। और अगर प्रोटॉन्स के नंबर कम हुए तो सबसे पहले हाइड्रोजन कहां से निकलेगा, NH3 से। NH3 से। NH3 से, C8 से, इससे निकलेगा, मतलब कि वो ये स्टेज दिखाएगा आपको COO- और यहाँ पे आपका NH3 रहेगा, आयनिक फॉर्म। ये आपका रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ये जो ग्रुप है, ये वाला, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो हाइड्रोजन से तुरंत इलेक्ट्रॉन पिक कर लेगा जैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी आएगा और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेज पे आपका ये जो प्लस और नेगेटिव, यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, मतलब ये मॉलिक्यूल हो जाएगा आपका न्यूट्रल। ठीक है, यहाँ पे अब उतने हाइड्रोजन नहीं अवेलेबल है, तो कैटायन के बाद डिफरेंट पीएच है। लेट्स से यहाँ पे पीएच था 3, अब यहाँ पे पीएच है सॉल्यूशन का 7, तो एक ही अमाइनो एसिड है, पर ये क्या हो रहा है, इसका स्ट्रक्चर कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। ठीक है, इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच में इनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होते जा रहा है। नेक्स्ट जब आप उस पे देखोगे, ये आपका है, अब यहाँ पे पीएच में बोल रहा हूँ सॉल्यूशन की, लेट्स से 11, तो ये क्या होगा कि और हाइड्रोजन आयन कम हो गया सॉल्यूशन में, अब यहाँ से निकलेगा। अब जब यहाँ से निकलेगा तो ये बनेगा आपका NH2 COO- और
और यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं। अब ये क्या कहलाएगा, ये एनायनिक हो जाएगा, ये एनायनिक हो जाएगा। देख रहे हो स्ट्रक्चर में चेंज किस तरह से आ रहा है, डिफरेंट सोल्यूशन जो पीएच जो सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच है वहां पे अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बार बार चेंज हो रहा है। और ये चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आयनाइजेबल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे आयनाइजेबल ग्रुप प्रेजेंट है। बात समझ में आई क्या? हाँ सर। अब यहाँ पे एक चीज देखने की क्या है, इस वाले पे कंसंट्रेट करो आप। न्यूट्रल। हाँ बच्चे। हाँ सर, वो जो पीएच था तो 11 में वो प्रोटॉन पूरा पूरी एब्सेंट होगा। बच्चे जो भी बोलो क्लियर बोलो ताकि मैं सुन पाऊं, समझ पाऊं चीजों को। आपका क्वेश्चन ही मैं नहीं समझ पाऊंगा तो आंसर क्या दूंगा? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ सर, वो कंटेनर में जो पीएच 11 होगा उसमें प्रोटॉन का डेंसिटी एब्सेंट होगा न कम होगा? क्यों? एक मिनट, एक बात बताओ, यहाँ पे पीएच 11 है तो बेसिक पीएच नहीं हो जाएगा? ये आपकी कंडीशन एसिडिक है, यहाँ पे ये न्यूट्रल कंडीशन को डिनोट करता है। ये तो बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री है ना। और ये आपका जो है क्या कहते हैं, बेसिक हो जाएगा जाके। ये बेसिक, तो बेसिक कब होता है? बेसिक तब होता है जब आपकी OH आयन की कंसंट्रेशन एक्सीड कर जाती है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन से, देन सॉल्यूशन विल बी बेसिक। एंड इफ जो है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, ये सिचुएशन अगर है तो ये आपका बेसिक कहलाएगा। और अगर आपका जो है क्या कहते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन OH हाइड्रोक्सिल OH नेगेटिव कंसंट्रेशन, देन वो आपका एसिडिक होगा। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे OH आयन की कंसंट्रेशन एक्सीड की है, हाइड्रोजन आयन बहुत कम बचा है। तो जब हाइड्रोजन आयन यहाँ पे बहुत कम है तो इससे हाइड्रोजन लेगा कि नहीं लेगा? ठीक है सर। ये तो बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो जब बेसिक यहाँ पे जो है क्या कहते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो गया है तो ये अपना रिलीज करेगा। वही एक जगह है जहां से उसको हाइड्रोजन आयन मिल सकता है, तो ये यहाँ से ले लेगा। और जैसे ही ले लेगा ये तो अपने आप में न्यूट्रल हो गया, बट ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव हो गया, एनायनिक हो गया वो। तो मैं क्या कहने चाह रहा था यहाँ पे कि आपका जो है ये जो है इस मॉलिक्यूल पे आप कंसंट्रेट करो। ऐसा मॉलिक्यूल जहां पे दो पॉजिटिव एंड नेगेटिव ग्रुप दोनों प्रेजेंट हो, ठीक है? ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट हो, उस तरह के मॉलिक्यूल को बोलते हैं ज्वेटर आयन। ज्वेटर आयन क्या होता है? ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अमीनो एसिड के लिए होगा, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें साथ साथ प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलोगे? ज्वेटर आयन। ठीक है? तो मेरे पास क्योंकि स्पेस नहीं है तो मैं नीचे वाला थोड़ा सा इरेज करूंगा, आप इसके नीचे ही कंटिन्यू रखना। तो मैं क्या बोलने जा रहा हूं, इसको बोलते हैं ज्वेटर। ज्वेटर आयन, ज्वेटर आयन क्या होता है? मॉलिक्यूल आर केमिकल which have both positive and negative charge। ठीक है, दोनों होंगे तो उसको बोलेंगे ज्वेटर आयन। और इस कंडीशन में जो नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज विल बी जीरो। यहाँ पे इस तरह से मतलब O का कॉन्फिगर करिए, इसको बोलो नेट चार्ज इन ज्वेटर आयन विल बी 0।
और अगर किसी एमाइनो एसिड की सॉल्यूशन में ये कंडीशन आ जाए कि उसमें नेट चार्ज 0 हुआ है, तो जो मोबिलिटी है किसी भी आयन की जो मोबिलिटी है वो उसके ऊपर प्रेजेंट चार्ज से डिसाइड होती है। बात समझ में आ रहा है? किसी भी आयन की जो मोबिलिटी है इन सॉल्यूशन वो किससे डिसाइड होगी? वो उसके ऊपर प्रेजेंट चार्ज से होगी कि वो किधर मूव करेगा। वो जो है क्या कहते हैं, एनोड की वो तरफ मूव करेगा या कैथोड की तरफ मूव करेगा, वो कौन डिसाइड करेगा? उसके ऊपर प्रेजेंट चार्ज। और अगर चार्ज 0 है, नेट चार्ज अगर 0 है, दैट मींस कि इस तरह का मॉलिक्यूल्स अभी नेट मूवमेंट उसका जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, दैट मींस कि जो ज्वेटर आयन है उनका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नेट मूवमेंट क्या होगा? 0 होगा। 0। नेट मूवमेंट इनका 0 होगा इन अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कॉन्सेप्ट आपको आगे बहुत काम देने वाला है। जब जब आप एमाइनो एसिड या प्रोटीन्स के बारे में पढ़ोगे, इस चीज को आप समझने की कोशिश करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये अभी तो हो सकता है यहाँ पे ना पढ़ने को मिले, ज्यादा इतना सिलेबस में है नहीं है। आगे कुछ एमाइनो एसिड्स हैं लाइक जिनके ऊपर 2 एमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है या 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट, उनका जो है बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो सब इसी के ऊपर डिसाइड होगा। आप ये नहीं बोल सकते हो कि एक एमाइनो एसिड न्यूट्रल इस 7 पे जाके उसमें ज्वेटर आयनिक फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, ये गलत हो जाएगा। न्यूट्रल हर एक एमाइनो एसिड का जो अपना जो है ज्वेटर आयनिक फॉर्म है वो एक स्पेसिफिक पीएच पे होगा। हर एक एमाइनो एसिड का अपना ज्वेटर आयनिक फॉर्म, मतलब जब नेट मूवमेंट उसका 0 हो तो वो वाला फॉर्म एक स्पेसिफिक पीएच पे होगा, और वो ये नहीं कह सकते कि वो न्यूट्रल है। वो कोई भी पीएच हो सकता है, वो कोई भी पीएच हो सकता है। और वो कौन डिसाइड करेगा? उसके ऊपर जो प्रेजेंट ग्रुप है एमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वो डिसाइड करेंगे कि वो किस स्पेसिफिक पीएच पे 0 हो जाएगा जाके। ठीक है, किस स्पेसिफिक पीएच पे जो नेट मूवमेंट है वो 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ये कह देना कि ये न्यूट्रल है सॉल्यूशन, इस समय सॉल्यूशन न्यूट्रल है, और उस जगह पे जाके जो नेट मूवमेंट, नेट जो चार्ज है अमाइनो एसिड के ऊपर वो 0 है, ये स्टेटमेंट गलत होगा। वो कौन डिसाइड करेगा? नेट मूवमेंट या नेट चार्ज किसी अमाइनो एसिड का 0 तब होगा जो वो बेसिकली कौन डिसाइड करेगा? उसके ऊपर प्रेजेंट अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप डिसाइड करेंगे इस चीज को। ठीक है, तो दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना, ये सॉल्यूशन डिसाइड नहीं करेगा, वो अमाइनो एसिड के ऊपर प्रेजेंट अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप डिसाइड करेंगे। इसको लिख लो, इसमें एक और पॉइंट मुझे लिखाना, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बता चुका हूं, समझा दिया मैंने आपको बेसिकली। इरेज कर दो। हाँ सर। Isoelectric point. It is the pH point. It is the pH basically at which a given amino acid in solution
नो नेट मूवमेंट अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कौन सा पॉइंट है? पीएच पॉइंट। जिस ऐसा पीएच पॉइंट जहां पे अमाइनो एसिड सॉल्यूशन में अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई मूवमेंट नहीं करेगी, नेट मूवमेंट विल बी जीरो। ठीक है, और ठीक से लिख देता हूं, नो नेट मूवमेंट। नेट मूवमेंट यहां पे जीरो होगा। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि एक अमाइनो एसिड सॉल्यूशन में कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहा अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट मूवमेंट उस अमाइनो एसिड का जीरो है, तो वो अमाइनो एसिड क्या कहलाएगा? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे है। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपको क्वेश्चन ये आता है कि एक अमाइनो एसिड सॉल्यूशन में है, उसमें नेट मूवमेंट जीरो है अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द अमाइनो एसिड इन ज्विटर आयन। ज्वाइटर आयन, उसको आप ज्वाइटर आयन बोल सकते हो। एक और वैसे तो पूछेगा नहीं, पर मैं लिखा देता हूँ, पूछेगा नहीं। एक्चुअली ये सब चीजें केमिस्ट्री की है, आपको केमिस्ट्री वाले सब साथ ये चीजें बताएंगे। डिस्टिल में एक चीज डिस्कस करता हूँ, एम्फोटेरिक कंपाउंड। एम्फोटेरिक कंपाउंड क्या है? ऐसे कंपाउंड जिसमें एक ही मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल is contain both weak acidic and weak बेसिक ग्रुप। अगर वीक एसिडिक और वीक बेसिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट हो एक मॉलिक्यूल में, तो उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। तो आप देखो, जो आपका एमाइनो एसिड है, ये है कि नहीं, इसमें दोनों वीक एसिडिक एंड वीक बेसिक ग्रुप। हाँ सर। बेसिक ग्रुप कौन सा होता है? H3+। NH3+। आपके केमिस्ट्री वाले सर कई सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे एसिड एंड बेस को एक्सप्लेन करने के लिए। उसमें से एक ये भी है कि अगर कोई ग्रुप या कोई मॉलिक्यूल बेसिकली हाइड्रोजन आयन देने की कैपेबिलिटी रखता है, तो वो क्या होगा? वो एसिड होगा। और अगर हाइड्रोजन आयन, कोई बेसिक ग्रुप हाइड्रोजन आयन लेने की कैपेबिलिटी रखता है कोई ग्रुप बेसिकली, तो उसको आप बेसिक बोलोगे। तो यहाँ पे इस प्रेजेंट सिचुएशन में ये मॉलिक्यूल, ये जो ग्रुप है, इट हैव एबिलिटी टू टेक हाइड्रोजन आयन, और ये इसके पास एक कैपेबिलिटी है हाइड्रोजन आयन देने की। ठीक है, तो वीक एसिडिक एंड वीक बेसिक ग्रुप दोनों एक ही जगह पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक ही मॉलिक्यूल पे, और इस तरह के मॉलिक्यूल को एम्फोटेरिक कंपाउंड या एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। ज्यादा डिटेल में आगे केमिस्ट्री वाले सब बताएंगे, मुझे थोड़ा सा अमाइनो एसिड के रिस्पेक्ट में बताना था, मैंने बता दिया। तो यहाँ से अमाइनो एसिड के जितने डिटेल थे मैंने फिनिश कर दिए। अब हम वापस से आएंगे प्रोटीन्स, वापस से हम प्रोटीन्स पे आएंगे, क्योंकि प्रोटीन्स बेसिकली पॉलीमर हैं अमाइनो एसिड्स के,
इसकी वजह से मैंने पहले अमाइनो एसिड फिनिश किया है आपका। अब हम वापस से प्रोटीन्स पे आएंगे। प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर, ध्यान में रखना, दीज आर नॉट होमोपॉलीमर, दीज आर heteropolymer. heteropolymer of amino acids. amino acid. These are heteropolymer of amino acids. Amino acids are linked by Peptide bond. peptide. एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमाइनो एसिड। फिजिकल, सॉरी एमाइनो बोल रहा हूँ, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन्स। पहले मैंने एमाइनो एसिड्स के बारे में बात की, अब मैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। बता दो मुझे, डिपेंड्स ऑन, किस किस पे डिपेंड करेगा? सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन, जो मतलब किसी प्रोटीन का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करेगी कि उसके अंदर एमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या है। और दूसरा चीज किस चीज पे डिपेंड करेगा? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन, या इसमें इस तरह से लिखो, कॉन्फ़िगरेशन के आगे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मतलब कि उस प्रोटीन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है इस प्रोटीन का 3D स्पेस में। तो ये दो चीजें डिसाइड करेंगी बेसिकली कि प्रोटीन्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किस तरह की होगी। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। Answer. अब इतना तो आप जान ही चुके हो अभी तक कि मैं अगर अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करूंगा तो ये सपोज कर लो इस तरह से करना। यहीं पे इतना ही कर देता हूँ, एक्सेट्रा में आप ध्यान रखना, COOH और इसी तरह से तो होता है स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड, वो प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा ये उसका C टर्मिनल कहलाएगा, कार्बोक्सिलिक टर्मिनल और C टर्मिनल, ठीक है। और ये वाला कहलाएगा उसका N टर्मिनल। N टर्मिनल। N terminal. आप या ये बोल सकते हो कि the left end will be N terminal and the right end
राइट एंड विल बी सी टर्मिनल, ठीक है। इरेज कर दो। हाँ सर। हाँ सर। तो अगर आपका इस तरह से कोई चेन बना दी जाए हवा में, ये, तो जाहिर सी बात है इसका जो ये एंड होगा वो कैसा होगा, वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, कार्बोक्सिल और जो ये एंड होगा ये वाला वहां पे प्रेजेंट होगा NH2। एमाइनो। ये एमाइनो टर्मिनल हो जाएगा, ये सी टर्मिनल हो जाएगा। इसमें आपको डिफरेंट एमाइनो एसिड्स नजर आएंगे, ठीक है, डिफरेंट एमाइनो एसिड्स नजर आएंगे। कितना टाइम हो गया? 4:13। ओके, अब आते हैं कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ प्रोटीन्स या स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो किसी भी प्रोटीन्स में मैक्सिमम 4 टाइप्स के कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिल सकते हैं, मैक्सिमम 4 टाइप्स के, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन या प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, इसी को आप बोल सकते हो प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो ये जो प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज द ओनली लीनियर एमाइनो एसिड सीक्वेंस, ओनली लीनियर एमाइनो एसिड सीक्वेंस जो है प्रोटीन का, उसी को बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और ये तब होता है जब प्रोटीन जस्ट न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है। जैसे ही प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है उस दौरान जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि वो लीनियर एमाइनो एसिड सीक्वेंस के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे लिख दो जरा सा, लीनियर एमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ, सॉरी एक मिनट से चेंज करो स्टेटमेंट, linear sequence of amino acid, linear sequence of amino acids linked by polypeptide bond, sorry, peptide bond, known as या सोच primary configuration या primary structure, primary configuration। इस स्ट्रक्चर में दो चीजें मुझे बतानी है। एक चीज वैसे मैं बता ही चुका हूं, दिस इज मोस्ट अनस्टेबल, ये बहुत ही अनस्टेबल स्ट्रक्चर, मोस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर।
कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है बहुत ही अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। इस कॉन्फ़िगरेशन में ओनली सिर्फ क्या प्रेजेंट है, ओनली इट कंटेन ओनली पेप्टाइड बॉन्ड। मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ, प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ कि जिस बॉन्ड की वजह से प्राइमरी स्ट्रक्चर बन रहा है वो सिर्फ उस बॉन्ड मतलब उस स्ट्रक्चर के लिए सिर्फ यही बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल। बॉन्ड तो और भी प्रेजेंट है, बट मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि जिसकी वजह से प्राइमरी स्ट्रक्चर बना है वो सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड है। तो इसमें सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन्स। थर्ड है इसका न्यूली सिंथेसाइज्ड जो प्रोटीन्स है, न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स हैं कंटेन प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन, उनमें प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट होता है। उनके अंदर प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट होता है। मतलब कहने का कि अगर यहाँ पे सिंपल सा इस तरह का एक रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर में बना दूं तो ये आपका जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाएगा, जहां पे ये आपके पेप्टाइड बॉन्ड होंगे और ये जो आपके दिख रहे हैं ये अमीनो एसिड्स। आगे आ जाए, आगे बढ़े। हाँ सर। अब आते हैं सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन। या स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है प्राइमरी स्ट्रक्चर से। फ्रॉम इन चीजों को देखना, फ्रॉम प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन और स्ट्रक्चर अकर्स फ्रॉम, प्राइमरी इसको स्ट्रक्चर। फॉर्म ये आपको कंफ्यूज करेगा। इसको इस तरह से देखो, फॉर्मेशन ऑफ दिस occurs from primary structure से। This is
या इस तरह से लिख सकते हो कि दिस स्ट्रक्चर बेसिकली सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन जनरली या मोस्टली exists in दो फॉर्म में एक स्ट्रक्चर आपका ज्यादातर एग्जिस्ट करता है। दो फॉर्म, कौन कौन से वो दो फॉर्म है? एक है आपका अल्फा हेलिक्स और दूसरा है आपका बीटा प्लीटेड सी। जनरली आपको ज्यादातर टाइम आपको ये स्ट्रक्चर इन दो फॉर्म में मेजरली एग्जिस्ट करेगा, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड सी। और ये जो सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हो तो बड़ा अच्छा रहेगा कि फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर अकर्स फ्रॉम प्राइमरी स्ट्रक्चर बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के कंट्रीब्यूशन से मतलब कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसके फॉर्मेशन में दो बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कौन कौन से? एक तो पेप्टाइड बॉन्ड जो ऑलरेडी प्रेजेंट था और हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। ये दो बॉन्ड आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट, या सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए ये दो बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है, पेप्टाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो बेसिकली प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसमें सिर्फ कौन बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है? स्टेटमेंट देखना, एक जगह मैं बोल रहा हूं कि जो सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन है उसमें दो बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए। और फिर मैं ये कह रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन या प्राइमरी स्ट्रक्चर अकर्स बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के कंट्रीब्यूशन से बनता है। हाँ इरेज कर दो इसको। हाँ सर। सर हाँ सर। हाँ बोलो बेटा, बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ कोलाजन हेलिक्स की ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पाई जाती है। हाँ, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ही पाई जाती है, उसका फाइनल स्ट्रक्चर ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। मैं बाद में बताऊंगा, अभी आप इसको समझो। तो अभी आप ये देखो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर आपने इस तरह का देखा, यहां से ये स्ट्रक्चर आपका दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते दिख सकता है। या तो ये इस तरह की हेलिक्स बनाए, या तो ये इस तरह का हेलिक्स बनाए, ठीक है, या इस तरह से आपको ये जिगजैग फॉर्म में, इस तरह से जिगजैग फॉर्म में स्ट्रक्चर दिखे आपको। इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये अल्फा हेलिक्स है, ये अल्फा हेलिक्स है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये बीटा प्लीटेड सीट, बीटा प्लीटेड सीट है। तो एक ही प्राइमरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स फॉर्मेशन हो सकता है या बीटा प्लीटेड सीट। और ये डिसाइड कौन करता है कि हेलिक्स का फॉर्मेशन होगा या प्लीटेड सीट का फॉर्मेशन होगा? ये डिसाइड
इसके अंदर प्रेजेंट जो एमाइनो एसिड सीक्वेंस है, प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट एमाइनो एसिड सीक्वेंस है, वो डिसाइड करता है कि अल्फा हेलिक्स का फॉर्मेशन होगा या बीटा प्लेटेड शीट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि एमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस प्रेजेंट है वो डिसाइड करेगा कि हेलिक्स का फॉर्मेशन होगा या प्लेटेड शीट का फॉर्मेशन होगा। और ये जो प्लेटेड शीट है ये भी दो टाइप की होती है, एक होती है पैरेलल, दूसरी होती है एंटी पैरेलल। तो ये जो बनी हुई है, ठीक है, ये एंटी पैरेलल है। और आपका इस तरह से आपकी प्रेजेंट होती है पैरेलल। ठीक है, तो बीटा शीट में आपको दो टाइप की दिखेंगे, एंटी पैरेलल और पैरेलल। एंटी पैरेलल मोर स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है आपका, और पैरेलल आपकी जो है लेस स्टेबल है। पैरेलल लेस स्टेबल है। बच्चे आज के लिए इतना ही। एक्चुअली इसके बारे में मैं बताऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें कुछ चीजें और भी बतानी है। तो मुझे जहां तक है कि आपको मैंने जो चीजें बताई हैं वो समझ में आई होगी। आया है या नहीं आया है? तो आगे आया है। ठीक है, तो कुछ बेसिक्स चीजें हैं जो अगर आज समझोगे तो आगे के लिए, मैं कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरा के होल लाइफ में अगर आप ये चीजें पढ़ोगे, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, ये समझ में आएगी तो आगे की चाहे कितनी भी चीज थ्योरी आप पढ़ने की कोशिश करो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अदरवाइज आपको दोबारा से पहले इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, तब आप आगे बढ़ पाओगे। आप किसी भी फील्ड में हो, आप एमबीबीएस बन रहे हो, आप हायर एजुकेशन की तरफ अदर फील्ड में जा रहे हो, आपके बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे इसके आगे से। ओके।